हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से मेरा सीटेट के लिए सीटीपी का सेट स्टार्ट हो रहा है और इससे पहले मेरा ईबीएस का 11 सेट कंप्लीट हो गया है पूरा। यदि आप लोग वो पीवाईक्यू सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज मेरा सीटीपी में सेट नंबर 1 है और ये 2021 का है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को बस इस वीडियो पर जो है 10 लाइक कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज का सीडीपी का पहला प्रश्न है, विविध भूमियों के अधिम अधि अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। पहला ऑप्शन में है, सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तीसरा, विविधताओं संबंधित मुद्दों पर बातचीत डालनी चाहिए। चौथा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसमें बोल रहा है कि अधिगमकर्ताओं से संबंधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो अध्यापक को जो है दोस्तों सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है दोस्तों, सीटेट के लिए जो है ईबीएस सीटीपी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पीवाईक्यू सेट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सेट जो है दोस्तों, ये मेरा रिवाइजिंग है। मैं इससे पहले पूरा ये सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए सब में टिक लगा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो सुसाध्य जो दोस्तों किया जा सकता है वो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसमें बोला है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। दूसरा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन में दृष्टि सर्वे सामग्री का इस्तेमाल। चौथा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो इसमें बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो ये ए सी डी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। जटिल का संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, सरल संरचनाओं का जो है प्रयोग करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन में अति सक्रियता। दूसरा, असतर्कता। तीसरा, कर्म परिज्ञान या बोधगम्यता। और चौथा ऑप्शन में अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता की जो है दोस्तों पहचान का प्रमुख लक्षण है अभिसारी चिंतन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे जो है दोस्तों प्रभावशाली माध्यम होता है वह संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्य कपाल में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो है दोस्तों त्रुटियों को समझने अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है इसलिए क्योंकि मतलब यहाँ से ही वीडियो भी बनाना पड़ता है और यहाँ पर इधर भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने में जो है मिस हो जाता है। तो आप लोग उसका मतलब बुरा मत मानिएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन में बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। दूसरा, संयंत्र याद करने पर जोर देकर। बच्चों को याद नहीं करवाना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को दंड देकर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें बोले बच्चों को आसान क्रियाकलाप देकर, आसान नहीं देना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन में है, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। उसका जो है लक्ष्य पर जोर देकर उसको कायम रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, समीदगी समीदगी डैश है। ये जो है दोस्तों समीदगी का संज्ञानात्मक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में संरचना में डैश। तो पहला ऑप्शन में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चों की भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में बच्चों पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते, वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है?
तो पहला ऑप्शन में है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा असफलता अनियंत्रित है, तीसरा यो, योग्यता सुसाध्य है और चौथा है योग्यता अटल है। योग्यता अटल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसमें बोले कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, योग्यता सुसाध्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। और फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये PYQ सेट कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन में है बारंबार परीक्षाएं नहीं लेना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है अन्वेषण और संपाद। तीसरा ऑप्शन में है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। चौथा ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद, यानी कि उससे बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला ऑप्शन में है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, दूसरा विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रयुक्त किया गया हो, तीसरा ऑप्शन में सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रयुक्त की जाए और चौथा में वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बच्चों को जो सीखने में कठिनाई होता है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रयुक्त की गई हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की जो है दोस्तों सर्वोत्तम अवस्था है संतुलन, उत्तेजना उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, दूसरा में है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारंपरिकता पर और तीसरा है केवल आनुवंशिकता पर। ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल केवल लगा हुआ है और ये नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण पर। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 15वां, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक्य है दोस्तों वह स्वयं नियम यानी कि स्वयं से बात करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है स्वयं से बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये CTP का जो है आज का 15 प्रश्न था। और तो आप लोगों को फिलहाल ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इसका 15 क्वेश्चन मैंने आज डाल दिया हूँ और कल इसका 15 क्वेश्चन डाल दूंगा। और जो दोस्तों EVS का पूरा सेट कंप्लीट हो गया है, तो अब EVS का आप लोग पिछले वाला जितना भी सेट मैंने डाला है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों कौन सेट स्टार्ट करें, मॉर्निंग में CTP का और शाम को कौन सा सेट स्टार्ट करें, तो आप लोग को कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।